अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद। सुबह का बहुत खूबसूरत सलाम आप सारे लोगों को। आप अपने अपने घरों में बैठे होंगे, कुछ सो रहे होंगे, कुछ जाग गए होंगे, लेकिन जाग जाइए क्योंकि जाती सर्दी का बहुत ही खूबसूरत मौसम है हमारे सामने। और हल्की हल्की फुहार भी पड़ी थी सुबह और मौसम जो था वो इंतहाई खुशगवार हो गया था। वो के सियासी मौसम और अंदर का मौसम काफ़ी गमज़दा है। उसकी वजूहात आप सबके सामने, पिछले इलेक्शन से हम मुस्तकिल इस इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे और पिछले 3-4 महीनों से हम इलेक्शन के ऊपर ही बात कर रहे थे कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे और इलेक्शन किस तरह से होंगे और कौन पार्टी बरसर इख्तिदार आएगी और कौन लोगों के दिलों में घर किए हुए है और कौन सी पार्टी जो है वो इख्तिदार हासिल करना चाहती है। तो बहरहाल इस सारी बातों का कलकमा हुआ और इलेक्शन तमाम हुआ और ये बात बिल्कुल यकीनी है कि इलेक्शन बहुत ही फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए। एक पुरअमन माहौल में शफाफियत के साथ ये इलेक्शन का इनेकाद हुआ और बगैर किसी कोई ऐसी बड़ी सूरत हाल जो कि नागजीर हो, कोई ऐसी बुरी सूरत हाल के बगैर एक शफाफ और शफाफ तरीके के साथ इलेक्शन पाए तकमील तक पहुंचे। अब इलेक्शंस तो हो गए, लेकिन इलेक्शंस के बाद क्या हुआ वो सूरत हाल भी आप सबको पता है, लेकिन हम अब उस चीज़ों के ऊपर जाना नहीं चाहते क्योंकि बहरहाल जो भी गवर्नमेंट बन रही है इस वक्त तकाजा ये है, मुल्क की सालमियत का, मुल्क की इस्तिकामत का तकाजा ये है कि एक बेहतर गवर्नमेंट बने जो कि मुल्क के लिए अच्छी हो, मुल्क के लिए माशी सूरत हाल को बेहतरीन तौर पर सामने लेके आए और मुल्क स्टेबल हो सके। इसी स्टेबिलिटी के हवाले से हम बात भी करेंगे और आइंदा हमारे प्रोग्राम भी होंगे। बाकी दीगर सियासी जमातों के हवाले से कि उनकी क्या हलचल रही है और वो कहाँ पे खड़ी हैं और क्या उनका स्टांस होगा, उनके ऊपर भी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से और बाकी जो दीगर जमातें हैं। और कल के अगर हवाले से मैं आपको बताती चलूँ जो बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, हम अगर बात करें सिराजुल हक साहब के हवाले से, उन्होंने जमात इस्लामी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी जो वो अमीर थे उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका ये कहना था कि वो इस किस्म के सियासी माहौल में जिस किस्म का सियासी मंजरनामा इलेक्शन के बाद पेश हुआ उसमें वो नहीं अपनी चीज़ों को जारी रख सकते हैं। और साथ ही साथ हाफिज़ नईम उर रहमान ने भी अपनी जो सीट उन्होंने जीती थी उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया है। बाकी दीगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि वो उन सीटों पर जिनके वो अहल ही नहीं थे वो उनके जीतने या उन सीटों के रखने के लायक नहीं है। ये बात कुछ ऐसे लोगों से और मुख्तलिफ हल्कों से हमारे कानों में आई और हम ये कहते हैं कि शायद उनका ज़मीर वाकई या तो उनका ज़मीर जाग गया या उनके ज़मीर उनके घर वालों ने जगाया या फिर उनके अंदर वाकई इंसानियत है जो उस इस्तेकाम के ऊपर और जो उस स्टेबिलिटी के ऊपर अपने आप को और अपने मुल्क को रख के आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके वो काबिल हैं या जिसके वो काबिल नहीं है या वो उनको लगता है कि इस मैंडेट को चोरी किया गया है। तो बहरहाल इंसानों को जब हम बात करते हैं, हम वोटिंग की बात कर रहे होते हैं, वोट देने की बात कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा एक बात आप लोगों से कहती हूँ कि उन लोगों की जाती जो जिंदगी है उसको जरूर जांचने की कोशिश करें कि वो लोग अपने घरों में किस तरह के हैं, उनके घरों में वो माहौल किस तरह का है, वो अपने घरों में किस किस्म की तरबियत का वो हिस्सा रहे और किस किस्म की तरबियत वो दे रहे हैं अपनी औलाद को। फिर उनके घरों में जो रिस्क आ रहा है उस रिस्क का जरिया क्या है और उनके अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों, अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात क्या है, बड़ा जरूरी है किसी शख्सियत के इन्हिसार के लिए। लेकिन ये भी नहीं होता कि लोग कहते हैं कि जी घरेलू सियासत और जो मुल्की सियासत है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती है, लेकिन इंसानियत का पहलू या फिर एक आपकी शख्सियत का जो एलिमेंट होता है, जो आपका कैरेक्टर है, वो जरूर आपके घर से उसकी पहचान होती है। बाहर तो लोग बहुत वाह करते हैं आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर खोटा सिक्का बाहर चलने वाला हो या दुनिया चलाने वाला हो या मुल्क चलाने वाला हो। तो जनाब इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद हैं। सैयद उबैद शाह मौजूद है, तज्जियाकार हैं, सीनियर तज्जियाकार। आपका बहुत शुक्रिया आमद का। हमारे साथ राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, बड़े अच्छे और मजे के तज्जिए देते हैं और हम इनसे बात करते हैं क्योंकि इलेक्शन के बाद इनकी आमद है और इलेक्शन सेल का हिस्सा भी रहे। इनसे जानेंगे कि सूरत हाल 2024 की। राना साहब सबसे पहले तो आप ही की जानिब आऊंगे। आप कह रहे हैं हर तरफ अमन है, हर तरफ शांति है, हर तरफ बहुत कोई आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, तो मैं वो आइडियलिस्टिक सिचुएशन जो कि अवाम उससे यकसर मुस्तरद कर चुके हैं आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, इस बार इलेक्शन कमीशन ने और पाकिस्तान के इदारों ने जिस तरह पुरअमन तौर पे इलेक्शन कराया और कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। ख़ास तौर पे सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद थे और आपने देखा इलेक्शन से एक रोज़ पहले 30 लोगों ने जाम शहादत भी नोश किया और जो बलूचिस्तान की सूरत हाल थी और जो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो तो कोशिश कर रहे थे कि इसको मिलाइन करने की और इस इलेक्शन के इवेंट्स को सबोताज करने की कोशिश कर रहे थे और अक्सर गैर यकीनी की सूरत हाल भी फैलाई गई सोशल मीडिया पे कि इलेक्शन नहीं होंगे। आखिरी रात तक कहा जा रहा था कि पोस्टपोन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर हुए और 8 फरवरी की जो डेट थी हुए और रात शाम 5 बजे तक 8 बजे से बिला किसी तातुल के वोटिंग हुई जारी रही और तमाम इंटरनेशनल वोटिंग तो होती रही बिला तातुल के, लेकिन जो है ना वो नताइज बिला तातुल नहीं हुए, उसको रोक दिया गया। जी क्या कहेंगे? जी हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि
वो नताइज जो है ना, इलेक्शन का जो अमल है वोटिंग का, उस पर कोई ख़ास एतराज़ात या शक्कू को शुबात उसमें नहीं, तो किसी को भी नहीं है। पुरअमन तरीके से हुआ, फेयरली हुआ, लोगों को वोट डालने दिया गया जिसको जिसने चाहा। लेकिन वो जो नताइज की जो मरहला था नताइज कंपाइल करके रिलीज करने का, उसमें बड़े संगीन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि देखें ना, इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट कंपाइलिंग का सिस्टम है उसमें फॉर्म 45 होता है, फिर 46 होता है, एक 47 होता है, एक 48, 49 तक होता है। तो इनकी अलग अलग हैसियत है इन फॉर्म्स की। एक फॉर्म पे जो है वो बैलेट पेपर कितने प्रोवाइड किए गए, किस किस को कितने बैलेट बॉक्स के लिए इशू है, किस पोलिंग स्टेशन के लिए, एक पे वो कंपाइल होता है, एक पे वोट्स किसको कितने कैंडिडेट को मिले, एक में कितने रिजेक्ट हुए, वगैरह वगैरह, ऐसी तफसीलात होती हैं। और फाइनली फॉर्म 49 होता है जिसपे फाइनल रिजल्ट्स होते हैं। तो अब फॉर्म 45 तो वो बैठ के कंपाइल करवाते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं मुख्तलिफ जमातों के और उम्मीदवारों के, वो होते हैं ऑथोराइज पोलिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो साइन करवाते हैं और अपने सामने और ले लेते हैं कॉपी। बाद में जब दूसरा फॉर्म आता है, फॉर्म 47 आता है या 48 आता है, अभी 49 तो फाइनली आए भी नहीं है, तो वो उसमें जो है ना फिगर्स को तो वजह क्या होती है उसकी कि जब आपने एक चीज साइन करके दे दी है तो फिर उसके ऊपर रद्द-बदल कैसे हो सकती है? वो ऐसी होती है ना कि देखें, मर्जी से होती है। जोसेफ स्टालिन का बड़ा मशहूर जुमला है कि ये जो जमहूरियत है हमारे वेस्टर्न डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री, इसमें वोट देने वाले फैसला नहीं करते, वोट गिनने वाले फैसला करते। अच्छा। तो ये असल बात अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी थी, क्योंकि वो इत्तेफाक कभी इस तरह का हुआ नहीं है। जो हमने बहुत सारे लोगों के तज्जिए भी सुने और पढ़े भी, और उससे पहले जब इलेक्शंस नहीं हुए थे उसके, तो ये बात ये हो रही थी कि जी आप जब आप लोग जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं आपके या आपकी जमातों के, तो क्या वो गिनती तक वहां पे उनका वहां रहना और अपने वोट की हिफाजत करना और गिनती तक वो डब्बों तक भरने तक उनके ऊपर लाजिम नहीं है? वो मौजूद होते हैं और इनिशियल रिजल्ट ले लेते हैं। एक एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो उनको जो वहाँ नुमाइंदा मौजूद होता है उसकी मौजूदगी में गिनवा। लेकिन मुझे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए, इनका इत्तेहाद के ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, किन ऑप्शंस के ऊपर बात हो सकती है? और एक और जो अहम बात है, अभी जो इनके आपस में जो मुलाकातें हो रही हैं, रवाबित बढ़ रहे हैं, रिश्तेदारियां बढ़ रही हैं, तो उनमें कौन सा रिश्ता बनेगा सदर का और कौन सा रिश्ता बनेगा वजीर आजम का, या हाफ एंड हाफ के ऑप्शन चलेंगे? देखिए, ये तो ओहदे तो मैं समझता हूँ मुल्क के लिए छोटी चीज़ है। अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी जिम्मेदार, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि ये अपनी सियासत को इन्होंने पहले भी रियासत पे कुर्बान किया था। जो 16 महीने में जो गवर्नमेंट ली, जो इतनी लाइबिलिटी ली, इतनी जिम्मेदारियां ली, और अपनी आपको इनका वोट बैंक भी कम हुआ मगर वही अब वो भी सूरत हाल है कि अब भी जो माशी चैलेंजेस हैं, हमें जल्द अज जल्द IMF के प्रोग्राम में जाना होगा, जो पहले भी मिफ्ता इस्माइल ने ऐसा। सर वो तो बात की बात है ना, ये तो जाना ही होगा। इनकी आपस की मुझे रिलेशनशिप बताइए ना, रिलेशनशिप ये हम क्या बनती देख रहे हैं? ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने 90 की दहाई में लड़के एक सबक सीखा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद अब ये जा रही है चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने। तो इन्होंने बहुत मार खाई, दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे को गिराते भी रहे, लेकिन उसके बाद एक सबक सीखा कि अब हमें ये तो पता लगेगा आगे कि इन्होंने बाकी सबक सीखा या नहीं सीखा। और वैसे साहब, आपको लगता है कि सबक सीखे? और अभी भी मैं आपसे वही सवाल जो मैंने राना साहब से किया है, ऑप्शंस क्या है इनके इत्तेहाद के हवाले से? बहुत चहमगोइयां हो रही है, कभी सदर के ऊपर, कभी वजीर आजम के ऊपर, सेनेट के चेयरमैन के हवाले से बात हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि जो वजीर आजम बिलावल को बनाया जाए, और उधर मियां शहबाज शरीफ की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर बाकी जो लोगों का या हुकाम बाला का दिखाई देता है। तो आपको क्या लगता है इनकी क्या रिलेशनशिप बनने जा रही है? देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों, हमारे राना साहब ने फरमाया कि दोनों ने बड़ा नुकसान उठाया, बड़ी स्ट्रगल की, बड़ा ये किया, बड़ा वो किया। मैं तो कहूँगा इन्होंने अपनी मट्टी पलीत कराई इस दफ़ा, और इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी अस्करी क़यादत है उन्होंने यहाँ सिंध में फ़ैसला किया कोई 2.5-3 महीने पहले कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो पूरी तरह अपने झंडे गाड़ेगी, पंजे गाड़ेगी। उधर पंजाब के भी उन्होंने फैसला किया था कि उधर नून लीग झंडे गाड़ेगी। हालांकि पंजाब में भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो अभी तहरीक इंसाफ ही है। बहरहाल ये हम इससे आगे बढ़ते हैं कदम, ये तो अब फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर तो जितनी बहस करेंगे उतना बेकार है। जो हो गया वो निकले। इस वक्त मुल्क की सालिमियत और इस्तकामत के लिए क्या आपको लग रहा है कि क्या एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा? देखें, मैं पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है ना, वो नून लीग को मैं ये सियासी अंदाज में कहूँगा कि वो खा जाएगी। उन्होंने
ان کے ساتھ جو مطالبات سامنے رکھے نا، ان میں سب سے اسٹرانگ مطالبہ تو یہ ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلام کو چاہیے. نون لیگ تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی. تو اب آلٹرنیٹلی جب یہ انہوں نے جان بوجھ کے دکھایا کہیں اور مارا کہیں، انہوں نے مانگا وہ جو ان کو نہیں چاہیے تھا. اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب دوبارہ ایوان صدر پہنچے، ٹھیک ہے، اور چیئرمین سینٹ اور یہ اسپیکر قومی اسمبلی وغیرہ لے لیں، پی ایم شپ ان کو دے دیں نون لیگ کو. نون لیگ میں بھی ان کا یہ خیال ہوگا کہ وہ اگر اپنی سیٹ سے اپنا وزن نون لیگ کے پلڑے میں ڈالتے ہیں تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو نون لیگ میں سے. اور ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ کریٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی وزیر اعظم لاہور کا اور نائب وزیر اعظم لاڑکانہ کا. یہ اس طرح کی بلاول صاحب کو فردر ٹریننگ دینے کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر کا ایک عہدہ کریٹ کرنے کی بات. تو یہ اسٹرکچر، یہ نقشہ اگلی حکومت کا اس طرح کا ہے. مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی کوئی حکومت لمبی چلنے والی نہیں، اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی. آصف زرداری صاحب اگر ایوان صدر میں بیٹھے ہوں گے اور اس طرح کی سچویشن بنے گی تو یہ مشکل رہے گی. اور تھوڑے یہ ظاہر ہے، آپ نے بلاول صاحب کے جلسے سنے انتخابی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا راستہ روکنا ہے اور فلاں اور لاڈلا، وہی الفاظ استعمال کر رہے تھے جو عمران خان صاحب کے لیے وہ کہتے رہے سلیکٹڈ اور لاڈلا، وہی اب نواز شریف صاحب کے لیے کر رہے تھے. اب وہ مریم اور وہ دونوں بھائی بہن ہو گئے. تو یہ تھوڑے دن چلے گا یہ معاملہ، اس کے بعد یہ زیادہ دن، یہ کوئی 2 سال 2.5 سال شاید 3 سال 2-2.5 سال بھی جائے گا مجھے لگتا نہیں ہے. کیونکہ بہرحال اگر اپوزیشن میں پی ٹی آئی بیٹھ رہی ہے، رانا صاحب آپ سے پوچھو، پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے نہ کسی کے ساتھ اگر ان کے کچھ سیٹوں کے اوپر جو جھگڑا چل رہا ہے اگر وہ ان کو مل بھی جاتی ہیں اور وہ ایک میجورٹی میں بھی آ جاتے ہیں تو ان کا نہ کسی کو اپنے ساتھ ملانے کا ارادہ ہے نہ گورنمنٹ میں آنے کا، وہ ایک مضبوط اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیسے کہ عبید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ سال بھر بھی شاید نہ چل پائے. ہاں دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی طے کرے گی کہ اس نے اپنی پارٹی کو انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے تحریک انصاف کا نام بھی ابھی تک تو نہیں ہے نا، ابھی تو وہ آزاد لوگ ہیں اور انہیں 72 گھنٹے میں فیصلہ کرنا ہے کہ کسی سیاسی جماعت میں جائیں نہ جائیں. ایک ٹیکنیکل چیز تو یہ ہے. پھر دوسری بات، وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، استعفے دیتے ہیں کیونکہ ان کی آپ نے دیکھا ہسٹری رہی ہے، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے بھی استعفیٰ دیا جبکہ ان کی بڑی اکثریت تھی وہاں پہ. ہم ابھی اس کی بات نہیں کر رہے، وہ تو چھوڑ دیں، ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ مجھے صرف بتائیں اسٹیبلٹی جو جیسا کہ ابھی عبید صاحب نے کہا کہ شاید 1.5 سال 2 سال، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ جس طرح کی گورنمنٹ بنے گی نا اس میں دیکھیں پہلے بھی چلیے 2008 میں نون لیگ اور ان کی حکومت بنی دونوں کی، انہوں نے چھوڑا کیوں؟ ایک چیف جسٹس کی بحالی کے ایشو پہ، وہ ایک ایشو تھا. اب کوئی چیف جسٹس کی بحالی کا افتخار چودھری کا کوئی ایشو نہیں، ابھی ہے نہیں کوئی ایشو. اور گورنمنٹ ظاہری بات ہے ان کے پاس اپنی، آپ دیکھیں اکنامکس کی نوید قمر صاحب، اسحاق ڈار صاحب، عائشہ غوث پاشا، اپنی ٹیم ان کے پاس موجود ہے اور ان کے پاس آپشن بھی ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کا. آپ نے ایک سوال بڑا اچھا سا چھوڑ ہی دیا ہے تو میں اس پر سوال کر لیتی ہوں، اسحاق ڈار کو کون ریپلیس کرے گا؟ لیکن کوئی بھی، ہمارے حفیظ شیخ صاحب ہیں، بڑے اچھے اکانومسٹ پاکستان میں موجود ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ایک اچھے واقعی ثابت ہوئے. حفیظ شیخ صاحب اور ایک اور کی نوید قمر ہیں اور وہ بھی ظاہر اکانومی کا تو حصہ رہے نا. اگر جی بالکل تو مجھے بتائیں کہ کون سی معیشت کو اس وقت کس چیز کے جو خطرات اور مطلب حد سے زیادہ درپیش خطرات اور جو ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، جو ہمارے سابق وزیر خزانہ ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں سب سے بڑا چیلنج تو مہنگائی کا ہے نا. جو لوگ مہنگائی میں، انفلیشن میں، اور بجلی کی قیمتیں جس طرح بڑھی اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے پیٹرول اور مصنوعات کی قیمتیں بڑھی اس وجہ سے. اور دوسری چیز ایف بی آر کی ریفارمز کا مسئلہ ہے جہاں سے جس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور وہ جب تک ٹیکس اکٹھا نہیں کرے گی ملک کس طرح چلے گا. تو یہ چیلنجز ان کے پاس ہیں. پھر دوسری بات آپ نے دیکھا ہے ابھی ایک اکانومی کے اندر فوج کا بھی رول ایک باضابطہ رول ہو گیا ہے اور اس رول کو میں بہتری. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں دیکھیے گا کہ وہ نہیں چاہے گی کہ ہمارے جو مقتدر حلقے بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم دوبارہ ریورس میں اس پوزیشن پہ ڈیفالٹ کی چلے جائیں. تو یہ گورنمنٹ بنے گی اور چلے گی بھی. باقی تو کوئی کل نہیں کہہ سکتا کل زلزلہ آ جائے پورا ملک ختم ہو جائے. تو غیر یقینی کی صورت گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہوتی ہے نا کیونکہ جو عوام کا ازدحام ہے نا اس وقت میں جو بات کر رہی ہوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال ان دونوں نے پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کو تو چھوڑ دیں ان کی سیاست تو ان کے تھنک ٹینک جو ہے نا وہ سیاست کرتے ہیں. زرداری صاحب کی مفاہمت ان کو کے سلام پیش کرنے ہیں مفاہمت کے بادشاہ اور انہوں نے 2013 آپ کسی کا فون نہیں چل رہا تھا میری بات سوری ٹو ان کا فون چل رہا تھا نہیں. اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ 2008 سے 13 تک 5 سال پورے کیے گورنمنٹ نے. اسی طرح آپ دیکھیں 2013 سے لے کے پھر 17 تک کا جو دور رہا ٹھیک ہے. آخر میں آ کے وہ کچھ جو پرابلم ہوئے میاں صاحب کے اداروں کے ساتھ اور وہ چیزیں ہوئی لیکن
पाकिस्तान में ये नहीं हो कि एक एक साल में 6-6 महीने में गवर्नमेंटें गिरी, ऐसे हुआ नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे नहीं है। हाँ, उस जमाने में 90s में क्यों होता था कि एक जमात जो थी वो इदारों के साथ मिलके साजिश करके दूसरी को गिराती थी। जी। मगर अब ये है लेकिन अभी आपको नहीं लगता कि चले बनती भी है तो ऑपोजिशन में अगर पीटीआई आती भी है, डेफिनेटली वो आएगी, पीटीआई का सबसे बड़ा एक जो है ना एक बहुत वेल्दी आपको ऑपोजिशन मिल रही है। अल्लाह करे पीटीआई करे, लेकिन लेकिन पीटीआई आज तक ऑपोजिशन में बैठी नहीं है ना, उसको कह तो रहे हैं ना, अभी आप देखिए, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इतना बर्दाश्त करें। अपोजिशन में इतनी टॉलरेंस बर्दाश्त करनी पड़ती है कि जब कोई बिल होके बिल्डोज हो रहा होता है जो सादा अक्सरियत से पास हो जाए, बड़ा तहम्मुल उसके लिए चाहिए। और राणा साहब एक बड़े मजे की बात है ना कि हारा जीता फिर कोई नहीं होता, जब आप इक्वली होते ना, एक इस पोजीशन पे, देखिए एक तो ये तय करना, एक तो सारी पीटीआई को भी, सारी सियासी जमातों को तय करना को जो होना था हो गया, अब आगे मुल्क को लेके चलना है और मुआशी चैलेंजेस को मिल के काम करना है। और हो सकता है पॉसिबिलिटी कोई क्रिएट हो जाए कि पीटीआई के भी लोगों को स्टैंडिंग कमेटियों में डालें और मिल के काम करें। बिल्कुल सही। अब मैं ये बात आगे मैं सब आपसे करूंगी कि जो जग हसाई पूरी दुनिया में हुई है और हो रही है, मेरे 2-3 गोरो जो जर्नलिस्ट हैं या उनसे मेरी बातचीत हुई और वो ये कहते हैं कि जी ये क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन बहुत सारे गोरे थे जिनसे मेरी बात हुई और वो तो मुझे एक बात बतानी चाहिए कि जो जग हसाई होनी थी हो गई, मुल्क में इस्तेकाम के लिए आपको क्या लगता है किस पैटर्न को फॉलो करना होगा? हाँ देखें ना रिजल्ट, जो आप जग हसाई की बात करिए, मियां नवाज शरीफ रात में हार रहे थे डॉक्टर यास्मीन राशिद से, सुबह जीत गए, ठीक है ना। ख्वाजा आसिफ जो है वो हार रहे थे, सुबह जीत गए। कहीं मिठाई बट रही थी रात को तो सुबह सफे मातम थी, कहीं रात को बहुत खुशी थी, सुबह मुंह लटके हुए थे। साद रफीक जो है ना, अगर उन्होंने जल्दी कर ली माफी मांगने में, वरना वो भी जीत जाते। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। साद रफीक जेंटलमैन आदमी है, ही इज अ जेंटलमैन, मगर अगेन आई एम सेइंग कि देखिए उन्होंने जल्दी कर ली, मैं फिर बता रही हूं, खुरम दस्तगीर ने देखे ना, नहीं किसी की, उन्होंने जल्दी कर ली माफी। खुरम दस्तगीर ने अपने अपोजिट को मुबारकबाद दी, यही सियासी बसीरत। लेकिन ये उस वक्त से पहले था, ये तो हालात से बेहतरी की तरफ वाले थे, मतलब उस तरफ था ना कि जब इन्हें यकीन हो गया था ये नहीं जीतेंगे तो उन्होंने कहा इज्जत इसी में कि थोड़ा सा वो कर लो। लेकिन खैर उसके बाद मियां साहब को देखे ना, कितनी बात हो रही है कि वो डील करके आए और यहाँ आके उन्होंने इतना फेवर्स लिए, इतने अपने मुकदमात ख़त्म करा लिए, ताहयात नाअहली ख़त्म करा ली, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लोगों ने वोट नहीं दिया। तो ये बात हो रही है। आप देखें ना, आप देखें 6 करोड़ 8 लाख वोट तकरीबन कास्ट हुए टोटल पूरे मुल्क में, जो कि 50%, 49% या 51% है। अभी फाइनलाइज होना बाकी है, लेकिन 49 से 51 के बीच है टर्नआउट। उसमें से 2.25 करोड़ वोट पीटीआई को पड़े, ठीक है ना, और 4.5 करोड़ वोट जो है वो पूरे मुल्क की तमाम सियासी जमातों को पड़े, यानी टोटल डाले गए वोटों का 30% सिर्फ एक जमात को गया है। जाहिर है एक वेव है, एक सेंटिमेंट है। क्यों गया? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये जो सारी पार्टियां हैं, मेनली पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये एस्टेब्लिशमेंट से मिली भगत करके इलेक्शन लड़ रही हैं, और इमरान खान बागी हैं, इनकलाबी हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं और उनके खिलाफ वोट मांग रहे हैं। तो इसीलिए लोग, जाहिर है जो लोग इस मुल्क में फौजी एस्टेब्लिशमेंट की सिविल उमूर में मुदाखलत नहीं चाहते, उन्होंने वोट इमरान खान को दिया। इमरान खान की कारकर्दगी को नहीं दिया, इमरान खान के नज़रिए को नहीं दिया, इमरान खान की फिलॉसफी को नहीं दिया। वो इमरान खान के लिए पूछा जाए कि उसने क्या दिया तो वो कहते हैं शऊर दिया। मुल्क को कुछ नहीं दिया, शऊर दिया। तो बात यह कि उन्होंने वोट एक तरह से एक रेफरेंडम किया कि एस्टेब्लिशमेंट को सिविल उमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सियासत से अलहदा रहना चाहिए, ये उनका एक एलामिया है। हाँ जी। अब देखें हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने एस्टेब्लिश भी यही कर दिया इस मुल्क में कि माजरत के साथ कि जो ताकत का जो मॉडल है ना वो अब वो ही चलेगा, यानी जिसके पास ताकत है जो है ना उसको जिसके पास ताकत है वो अपनी हर बात मनवा लेगा, वो कानून मानून नहीं जानता, बिल्कुल उसके सामने कोई कानून कुछ नहीं है। तो ताकत का मॉडल जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? मुझे थोड़ा, आपने जब इतनी बात कर ही ली, वही अर्ज कर रहा हूं, मॉडल अवाम भी नहीं है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। खैबर मॉडल वो है कि आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए पूरे मुल्क में, सिंध में सारे रास्ते कल बंद थे, पूरा सिंध बंद था, ठीक है ना। पीडीएम एहतजाज कर रही थी, जमीयत उलमा इस्लाम एहतजाज कर रही थी, फला छोटी बड़ी पार्टियां। इसी तरह पंजाब देख लें, वहाँ एहतजाज हो रहा है, इलेक्शन कमीशनों के दफ्तरों के बाहर धरने हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा?
وہ یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہمارے ریزلٹس مینیپولیٹ کیے گئے. شیر افضل مربت پہنچ گئے الیکشن کا ریٹرننگ آفیسر کے باہر, اس نے کہا 40-50 ہزار آدمی دے گئے, اس نے کہا 1 گھنٹے میں مجھے فارم 47 سائن کر کے دو ورنہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. انہوں نے اسی وقت کر کے دے دیا, جان چھوڑاؤ, ہماری تکہ بوٹی کر دے گا. طاقت کا ماڈل یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کی بات صحیح ہے, آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, قانون ایسی کہ تیسی قانون آپ کی مدد نہیں کر سکتا. دنیا میں بھی عام انسان کے اندر بھی ہوتا ہے, گھروں میں بھی آپ بیٹھو گے, ایسے نہیں ہوتا نا. دیکھیں جمہوریت کا نام, جمہوریت کا مطلب ہے پیسفل ٹرانسفر آف پاور. جمہوریت کیا ہے؟ بادشاہت کے مقابلے پہ آئی نا. بادشاہ کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, اس کا ماما, اس کا چاچا بادشاہ بنتا تھا. یہی رہا ہے نا, میں یہی ہم تو گھومی اس چیز کے پیچھے رہے نا. ایک طرف موروثی پوری سیاستوں کا ایک پورا پینل ہے اور ایک طرف ایک اکیلا آدمی ہے. ہم یہ بات ہی نہیں کریں, ایک کو جو اکیلا آدمی ہے اس کو پوری عوام کی حمایت حاصل ہے, باقی جو پوری موروثی چل رہے ہیں ان کو ایک طاقت کے ذریعے ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اب یہ تو بات بحث ہو گئی بیکار. اب اس کے اوپر جتنا رونا پیٹنا کریں گے سوائے دل جلنے کو اور کچھ بھی بات کریں گے تو راستہ نکلے گا نا. دیکھیں بات تو کرنی چاہیے کہ ہم اس پاور کے ماڈل کو, ہم اس پاور کے ماڈل پہ سسٹین نہیں کر سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے لیے لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو مقبول جماعت کے خلاف حکومت بنی 71 میں, اپنا مجیب الرحمان صاحب کی بننی چاہیے تھی, ان کو گورنمنٹ بنانی چاہیے تھی, ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا, نہیں بننے دیا گیا, تو ملک کا کیا ہوا؟ تو پھر اور ساتھ میں اگلی مثال بھی ہے کہ جو لایا گیا پھر وہ پھانسی پہ چڑھا. بالکل. تو میاں صاحب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آپ مقبول جماعت کے خلاف ایک حکومت بنانے جا رہے ہیں, تو کل ایسا نہ ہو پھانسی کا پدہ آپ کا انتظار کر رہا ہو. سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. دیکھیں اصل میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اصل جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ میاں صاحب ہے. جی. اصل اینٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے, عمران خان تو بیٹھے ہی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ. وہ 2011 سے کنٹینیوس ڈیل کرتے 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 وزارت عظمیٰ تک پہنچے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ڈیل کیوں کی؟ کبھی اس بارے میں کبھی کسی نے بات کی؟ آپ کو پتا ہے میمو گیٹ اسکینڈل بریک ہوا جب آصف زرداری صاحب صدر مملکت تھے, تو ان کے بارے میں ایک خبر چھپی, واشنگٹن پوسٹ نے لکھی کہ جی انہوں نے حسین حقانی کے تھرو ایک اپنا لابسٹ ہائر کیا ہے, منصور اعجاز, جو وہاں امریکن گورنمنٹ میں بڑے اثر و رسوخ رکھتا ہے اور ایک تھنک ٹینک چلاتا ہے, اور وہ یہ اس کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے, اس کو پیسے بھی دیے جا رہے کہ پاکستان سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں سے اثر رسوخ ختم کروایا جائے, امریکہ اس کے لیے مدد کرے. یہ ایک اسکینڈل بریک ہوا. پھر بڑی عمران خان صاحب اس کے بعد بڑے 2-3 مہینے بعد ایکشن میں نظر آئے, ایک دم پاپولر ہو گئے, وہ ساری جماعتوں سے انہوں نے سولو فلائٹ لے لی. وہ کیا حالات تھے, اس حالات پر بھی کبھی کوئی کمیشن بیٹھے کہ یہ کیا ہوا تھا. میاں نواز شریف کو جنرل شجاع پاشا اس وقت کے ڈی جی آئی سی نے کانٹیکٹ کیا اور ان کو کہا کہ جی یہ ان کے خلاف آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے, آپ ہم مدد کرتے ہیں, آپ ان کی حکومت گرا دیں. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ یہ جماعتیں 90 کی دہائی سے پالیٹکس سے سیکھ کے آئیں, میثاق جمہوریت کیا فلاں کیا. میاں نواز شریف کا مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا تھا. وہ انہوں نے کہا میں حکومت نہیں گراؤں گا. انہوں نے کہا جیسی بھی ہے 5 سال پورے کرے. انہوں نے فوج کو فوجی قیادت کے کانٹیکٹ کرنے کو مسترد کر دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ ڈسکس کیا آپس میں کہ بھائی یہ تو دونوں جماعتیں اسٹیٹس کو بنا کے بیٹھ گئی ہیں, ہم ایک کے خلاف دوسرے کے خلاف پہلے کو استعمال نہیں کر سکتے, تو ہمیں کسی تیسری سیاسی قوت کی ضرورت ہے. اس میں قرا فال نکلا عمران خان صاحب کے نام, لاٹری لگی ان کی. ان کو کانٹیکٹ کیا گیا, ان کو کہا گیا جی آپ آگے آئیں, یہ تو کرپٹ ہیں, چور ہیں, ملک دشمن ہیں. میں آپ کی تھوڑی سی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. آپ جس آزادی کا ڈھکن ڈالنے کے لیے وہ آزادی دلاتے ہیں نا کسی کو, اپنی ایکچولی آزادی کے اوپر ڈھکن ڈالنے کے لیے, اپنی چیزوں کے اوپر کور اپ کرنے کے لیے آپ دوسرے کو آزاد کرتے ہیں. کبھی کبھار وہ وہی آپ کے لیے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے. تو یہی کہانی ہوئی ہے نا بیسیکلی. دیکھیں میاں صاحب کو جب لاسٹ 2017 تک وہ وزیر اعظم تھے نا, تو ان کو راحیل شریف نے بار بار کانٹیکٹ کیا کہ میسج دیا کہ مجھے ایکسٹینشن آپ دیں. یہاں تک بھی پیشکش کی, کچھ لوگ گواہ ہیں اس کے, کہ عبدالستار ایدھی صاحب کے جنازے میں نون لیگ کی قیادت موجود تھی, ان میں 2-3 سینئر لوگ تھے. ان سے راحیل شریف صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کو کہیں جلدی فیصلہ کریں, اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو مجھے فیلڈ مارشل کی پروموشن دے دیں تو مجھے ایک ٹینیور مل جائے گا, یا میرے لیے نہ کریں سب کے لیے کر دیں جنرلی. وہی کام نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں اس پر ایگری نہیں ہوں, نہ ایکسٹینشن. انہوں نے ایڈجسٹ کرا دیا ان کو اسلامی ممالک کی فورس میں, اور ان کو زمین ایک لمبی چوڑی 900 کنال کی الاٹ کر دی, ایگریکلچر خوش کر کے بھیج دیا, اور انہوں نے جنرل باجوہ کو لگا دیا. عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی, اور یہاں تک پیشکش کی کہ میں آپ کو تا حیات آرمی چیف لگانے کو تیار ہوں آخری دنوں میں. تو اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو میاں صاحب زیادہ ہے, مگر میاں صاحب کی بڑی ذلت ہے اس وقت جو وہ ڈیل کر کے
उन्होंने अपना बैठ गए। जबरदस्ती हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, अब ये तो उनके वही लिए- बात है ना कि फिर हम मतलब बात दर बात निकलती चली जाएगी। जो हमारे पास इस वक्त हमारा मेन्यू है, उस मेन्यू में आप कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं? कॉम्बिनेशन तो देखिए, ये अंडरस्टूड है ना, देखिए अंडरस्टूड है, जो पीडीएम की हुकूमत थी वही हुकूमत है, वही हुकूमत ये रहेगी। इलेक्शन भी जो हुए ना, ये इलेक्शन पीडीएम वर्सेस पीटीआई हुए। तो ये लोग पीडीएम अब 2 आई है, नहीं, अब पीडीएम पीडीएम 1, पीडीएम 2, पीडीएम 3। पीडीएम को 4.5 करोड़ वोट पड़े, 2 करोड़ वोट इमरान खान साहब को जी पड़े। ठीक है ना, हाँ। ये इलेक्शन के स्टैट्स हैं। जी जी बिल्कुल। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर आप देखें तो देखें, आजाद को आप कह रहे हैं तरीके इंसाफ, लेकिन कह नहीं सकते हाँ टेक्निकली तौर पर, हाँ, कानूनी तौर पर। जी। तो जारी बात है, नून की सीटें ज्यादा हैं, तो नून, पीपल्स पार्टी, मुत्तहदा कौमी उम्मत पाकिस्तान, जेयूआई, ये मिल के अपनी हुकूमत बनाएंगे वफाक के अंदर। वफाक। और जो सूबे पंजाब के अंदर हुकूमत है वो नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर ठीक बनाएगी। है। बलोचिस्तान तो मैं की पोस्ट की बलोचिस्तान बात की कर वजारत आला जो है हाँ। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी KPK? जाएगी। और केपीके के अंदर जो आज़ाद अरकान है पीटीआई के, उन्होंने वो- फैसला करना है कि जमात इस्लामी में जाएं या वहादतुल मुस्लिमीन में जाएं। ठीक है। वक्ती तौर पे उन्हें कोई ना कोई 72 घंटे के अंदर फैसला, करना जब फॉर्म होगा। 49 आ जाएगा ठीक तो उसके बाद उनको फैसला करना होगा कि ठीक हमने कोई जमात जानी है। अब वो फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि वहादतुल मुस्लिमीन में जाते हैं, हाँ। तो फिर वहादतुल मुस्लिमीन में जिम्मेदारी- औरतों की नशिस्तें नहीं मिलेंगी, अच्छा, वो नहीं, फिर क्योंकि उनकी पार्टी का तो एक जमात में जाना होगा। फिर जमात इस्लामी बचती है उनके पास। अब वो फैसला पीटीआई की क़यादत जो है, इलेक्शन जज्बात सब खत्म हो गए ना। अच्छा चलिए बिलावल- मैम, मेरे जल्दी कोई जी। क्वेश्चन है, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, बड़ा अच्छा उन्होंने एक स्ट्रक्चर जो है उबैद भाई ने पेश किया कि जी नाइब वजीर आजम का एक क्रिएट किया जा रहा है और एक वजीर आजम नहीं, ये क्रिएट नहीं किया जा रहा, ये पहले भी परवेज इलाही साहब को शौकत अजीज साहब का डिप्टी वजीर आजम बनाया गया बिल्कुल बनाया गया था, बिल्कुल बनाया गया था, लेकिन इस इस्तिलाह को और परवेज दोबारा इलाही साहब ने उस जमाने में कहा था कि मुशर्रफ साहब को मैं जिंदगी भर ताहयात भी प्रेसिडेंट मानता हूँ। और अगर ये अब भी अगर हकीकत है। जरदारी साहब जो है उनको सदारत दे दी जाती है, फर्ज कर ले, तो फिर ये और बड़े जरदारी साहब बड़े खुशउस्लूबी से वो सदारत तो कह रहे हैं ना, चला वो तो सकते बात हैं। वो कह रहे हैं, और उनके जितनी मफाहमत उनके पास है ना, नहीं, वो मैंने और आप मुझे देखें वाहिद सदर है 5 साल जिसने पूरे किए। नहीं, जिसने असेंबली तोड़ने की कोई साजिश नहीं की नहीं की, बिल्कुल। और उसने सूबों को खुद मुख्तार किया। चलें, वो एक अपनी जगह बात है। अब मुझे अगर कराची के हवाले से अगर सिंध के ओवरऑल अगर बात की जाए तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी कराची को जो ये सीटें दी गई एमक्यूएम के हवाले से, आपको क्या इसमें क्या मफादियत थी और क्या इनकी मतलब बेसिकली फायदा, सियासी फायदा क्या नजर आ रहा है? देखिए, अभी इसके कुछ शवाहिद तो नहीं हम कह सकते कराची को दी गई हैं, ये बातें तो हो रही हैं सर। लेकिन देखिए कराची का मैंडेट जो है, आप अगर देखें एथनिक वाइज देखें, हाँ। तो कराची में कोई 80% के करीब उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं, 20% के करीब दूसरी कौमियतें भी रहती हैं। बिल्कुल। और पिछले साल 2018 में आपने देखा कि तहरीक लबैक ने भी सीट ली, जी, जमात इस्लामी ने भी अभी सीट इस ली। दफा भी लिया ना? नहीं, इस एक दफा दफा नहीं, इस एक दफा दफा। सिर्फ 2 सियासी जमातें कराची से कामयाब हुई हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी उम्मत पाकिस्तान, ये 2 जमातें कराची को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इन दोनों के लिए बेहतर है कि सिंध में मिलकर हुकूमत बनाएं, वजारतें शेयर करें। तो ये अच्छा, जो इनकी डिमांड है कि उनको गवर्नरशिप दी जाए एमक्यूएम की, और डेप्यूटी स्पीकर और डेप्टी मेयर का ओहदा दिया जाए, ये 3 इनकी डिमांड आई है जो एमक्यूएम ये इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, मैं ये समझता हूँ। इनको अगर follow किया जा आप सकता कराची के वो वाहिद शहर है जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। अगर कराची की तर्जुमानी मुत्तहदा कौमी उम्मत पाकिस्तान करती है और कराची के अवाम समझते हैं कि ये हमारी तर्जुमान जमात है, तो उनका हक बनता है उनको डिप्टी स्पीकरशिप भी दी जाए, ठीक है। उनको पावर शेयरिंग भी की जाए, क्योंकि वो 10 साल से आप देख लें पावर से जो है बिल्कुल आउट थे। आउट है। हाँ, और बिल्कुल। जो कराची में आपने देखा है, जो मुत्तहदा कौमी उम्मत के बगैर इलेक्शन हुए मेयर के, उसमें 400-400, 500-500 वोट डले। जब मुत्तहदा कौमी वो उम्मत तो उसमें आती कोई है, शक नहीं है, जो तो उनकी जब boom मुत्तहदा था, जो कौमी उनका- उम्मत जब भी आई जी। उसको लाखों वोट पड़े। इसमें कोई शक नहीं है। तो- उबैद भाई, मुझे ये बताइएगा, अब जिन लोगों ने इस्तीफे दिए, अगर हम बात करें जहांगीर तरीन साहब की, अगर हम बात करें सिराजुल हक साहब की, अगर हम बात करें हाफिज नईम उर रहमान की, और 1-2 और अंदर खाने लोग हैं, हाँ मुझे बताएं ये इनके जज्बात की थोड़ी अक्कासी कीजिएगा, इनका जहन की मैनिपुलेशन जो है या बाकी और जो है वो क्या इनके जहनों में है, क्या वाकई इन्होंने अपने जिसको कहा जाता है ना कि एक इसको ना एक्सेप्ट करते हुए जो इलेक्शन का माहौल था इसको एक्सेप्ट नहीं किया, या अपने जज्बात के हाथों, या इनको जिल्लत लगी उस मैंडेट को लेते हुए, क्या आप उनके जज्बात की कैसे आप अक्कासी करेंगे या उनके ख्यालात के बारे में? देखें, जहांगीर तरीन साहब और सिराजुल हक साहब, इन दोनों का मामला मुख्तलिफ है। इन्होंने हाई मोरल ग्राउंड पे रिज़ाइन किया है।
یہ اپنی سیٹس چھوڑی, اپنی پوزیشن چھوڑی. جہانگیر ترین کو تو جتوایا جا سکتا تھا بڑے آسانی سے, لیکن کوئی ان کو شاید اس طرح پیٹرنائز نہیں کیا گیا, اتنے ووٹ ٹرن آؤٹ اس طرح نہیں رہا کہ ان میں مینیپولیشن ہو پاتی, اور انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا. پہلے بھی وہ قربانی کا بکرا بنے تھے عمران خان صاحب کے لیے, اصل میں وہ نااہل ہونا ان کا بنتا نہیں تھا, لیکن عمران خان صاحب کے جو فیصلے تھے سپریم کورٹ کے, ثاقب نثار صاحب کی جو کورٹ تھی, اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ ایک وکٹ ادھر کی گرے گی تو ایک ادھر کی بھی گرانی ضروری ہے, معاملہ برابر کرنا ہے. تو نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا, ساتھ ہی جہانگیر ترین صاحب کو کر دیا گیا, اور عمران خان صاحب کو نکال دیا گیا. جلدی بتا دیں گے, ٹائم ختم ہو گیا. تو جی, تو بس مختصر بات یہ ہے کہ آپ جو ہائی مورل گراؤنڈ میں نے ان دونوں کے استعفے کے لیے کہا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاسی مفادات کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. اور حافظ نعیم کے لیے میں ایک آخری جملہ کنکلوڈ کروں گا کہ ان کو پارلیمنٹ میں, ان جیسے پارلیمنٹ یعنی پولیٹیشین کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے, استعفیٰ نہیں دینا. میں اسی تک کوئی آپ سے 30 سیکنڈ کا جاننا چاہوں گی. جی بالکل, یہ ان کا فیصلہ ہے اور اپنی جماعت کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی. الیکشن میں پرفارمنس ان دونوں جماعتوں کی بہتر نہیں رہی, جس کی انہوں نے اظہار کر دیا اس چیز کا, اور یہ ہوتا ہے پولیٹکس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا پروگرام کا حصہ بنے, اور بہت ہی ایک مطلب اس حد تک تو ہم بات نہیں کر سکے, سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے, اور اس کے لیے نشستیں بہت زیادہ چاہیے جس کے اوپر بار بار سیاست کے حوالے سے بات کی جائے. اور اب ہم جس صورتحال پہ بات کریں گے اس پہ ملک کی استقامت ہو اور محبت اور اخلاص کے ساتھ اس گورنمنٹ کا انعقاد کیا جائے, تاکہ ملک کے معاشی صورتحال اور جو بھی ملک کو جو درپیش مسائل ہیں ان میں ان سے نبرد آزماؤں کے آگے بڑھا جائے. تو پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی, کلاس سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے تھے نیوز کیفے, میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.